पत्रकार योग कल्याण समिति आप सभी पत्रकार साथियों की समस्याओं को लेकर दिन रात कार्यरत है। किसी समस्या के लिए पत्रकार योग कल्याण समिति को अवगत कराएं। संगठन हमेशा आपके सहयोग के लिए तत्पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ अमृता कंचन। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। राहुल गांधी का विदेश दौरा शुरू हो गया है, जिसके शुरू होते ही बीजेपी खेमे में हलचल है। नतीजा, बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी में मची इस खलबली को लेकर जानकारों का दावा है कि इस बौखलाहट की वजह राहुल की बढ़ती लोकप्रियता है। अब जहां अमेरिका यात्रा से बीजेपी की नींद उड़ी हुई है, तो वहीं राहुल की डोजो यात्रा के ऐलान ने भी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि बीजेपी जानती है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने भारत में जबरदस्त तहलका मचाया था। ऐसे में अब राहुल गांधी नई यात्रा की तैयारी में जुट गए हैं, जिससे बीजेपी में खौफ है। दरअसल 7 सितंबर को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को 2 साल पूरे हुए, तो कांग्रेस ने यात्रा की सफलता का जश्न मनाया, तो वहीं बीजेपी परेशान हो उठी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। 4000 किलोमीटर की इस यात्रा को जनता से बेशुमार प्यार भी मिला। यहां तक कि इसका दूसरा एडिशन भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी शुरू किया गया था, जिसमें राहुल गांधी ने 6713 किलोमीटर की दूरी तय की। तो भारत जोड़ो यात्रा के 2 साल पूरे होने पर खुशी जाहिर करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट लिखा, भारत जोड़ो यात्रा ने मुझे मौन की खूबसूरती सिखाई। जय जयकार करती भीड़ और नारों के बीच मुझे शोर को अनसुना करने और पूरी तरह से अपने बगल वाले व्यक्ति को हकीकत में सुनने के लिए उस पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति का पता चला। उन 145 दिनों में और उसके बाद के 2 सालों में मैंने अलग अलग पृष्ठभूमियों के हजारों भारतीयों को सुना है। यात्रा ने साबित कर दिया है कि भारतीय स्वाभाविक रूप से प्यार करने वाले लोग हैं। जब मैंने ये यात्रा शुरू की थी, तो मैंने कहा था कि मोहब्बत नफरत पर जीत हासिल करेगी और उम्मीद डर पर जीत हासिल करेगी। आज हमारा मिशन एक ही है, ये सुनिश्चित करना कि भारत माता की आवाज, मोहब्बत की आवाज हमारे प्यारे देश के हर कोने में सुनाई दे। फिलहाल राहुल गांधी का पूरा फोकस अमेरिका दौरे पर है। 3 दिवसीय इस दौरे में राहुल गांधी 8 सितंबर को अमेरिका के डलास शहर में होंगे। इसके बाद 9 और 10 सितंबर को वॉशिंगटन में रहेंगे। हरियाणा बीजेपी में भगदड़ शुरू हो चुकी है। उम्मीदवारों की पहली ही सूची आते ही बीजेपी में जो बगावत का दौर शुरू हुआ, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। खबर आ रही है कि अब तक 72 नेताओं और सदस्यों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और ये सिलसिला यही थमता नहीं दिख रहा है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को नाराज नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन खबर आ रही है कि सैनी को सफलता नहीं मिल रही है। इसी बीच खबर ये भी है कि पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज को दिल्ली बुलाया गया और सावित्री जिंदल भी दिल्ली पहुंच गई हैं। वे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर सकती हैं। यानी भगदड़ के बीच बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। सब कुछ केंद्रीय कार्यालय की तरफ से तय किया जा रहा है। रूठों को मनाने के लिए शीर्ष नेतृत्व की तरफ से 1-to-1 बातचीत की जा रही है। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सीएम नायब सैनी और प्रदेश सह प्रभारी बिप्लब देव ने टिकट बंटने के बाद बागी तेवर अपनाने वाले 10 से ज्यादा नेताओं से बात कर उन्हें मनाने की कोशिश की है, लेकिन कोई मानने को राजी नहीं है। यहाँ तक कि कई नेताओं ने बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का फैसला भी किया है। आलम यह है कि बागियों को मनाने की जिम्मेदारी उम्मीदवारों को भी दी गई है, जिसके बाद नामांकन से पहले कैंडिडेट्स हर हाल में बागियों को मनाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी आलाकमान डैमेज कंट्रोल कर पाती है या नहीं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी के लिए जीत की हैट्रिक लगाना आसान नहीं रहने वाला है। राज्य में मजबूत होते विपक्ष और एंटी इनकम्बेंसी ने पहले ही बीजेपी की नींद उड़ा दी है। इसी बीच अब खबर आ रही है कि राज्य के किसान भी सरकार की टेंशन बढ़ा रहे हैं। इस तरह के दावे तब किए जाने लगे जब सोनीपत में संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक दल के किसान नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि 15 सितंबर को जिंद के उचाना कला में किसान महापंचायत करेंगे। इस महापंचायत की जानकारी देते हुए किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने बीजेपी सरकार को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जोरदार विरोध किया जाएगा। किसान संगठन किसी भी पार्टी के लिए वोटों की अपील नहीं करेंगे। हरियाणा से बीजेपी को साफ करने का काम करेंगे। किसान महापंचायत में देश भर से बड़े किसान नेता जुटेंगे। किसानों पर हुए लाठीचार्ज और किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों का बदला वोट की चोट से होगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी किसान नेता सरकार पर निशाना साध चुके हैं। 5 सितंबर को उन्होंने एक पोस्ट लिखा था, जिसमें उन्होंने किसानों से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव में इन तानाशाही व इन निरंकुश लोगों का ब्याज समेत हिसाब किताब करना है।
ऐसे में अब किसान संगठनों की महापंचायत होनी है। देखना होगा कि किसान बीजेपी की जीत का रथ रोकने के लिए क्या रणनीति बनाते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से ही बिहार एनडीए में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसकी ताजा तस्वीर देखने को तब मिली जब शुक्रवार को पटना के IGIMS अस्पताल में जो कार्यक्रम हुआ उसमें जेपी नड्डा और सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम विशिष्ट अतिथि थे। लेकिन भागलपुर में सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को नहीं बुलाया गया, तो दूसरी तरफ इस कार्यक्रम को लेकर सरकार की तरफ से जो विज्ञापन छपवाया गया उसमें भी विजय सिन्हा का नाम नहीं था और न ही कार्यक्रम वाली जगह पर बने स्टेज पर भी बैनर पोस्टर में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का नाम नहीं था। जबकि इस कार्यक्रम में बिहार के सिर्फ एक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आमंत्रित किया गया और उनका नाम सरकारी विज्ञापन और बैनर पोस्टर में भी छपा था। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब विजय सिन्हा को किसी कार्यक्रम में ना बुलाया गया हो। इससे पहले भी 29 अगस्त को राजगीर में खेल विश्वविद्यालय और खेल अकादमी के विज्ञापन में भी सिर्फ सम्राट चौधरी का नाम छपा था। इसी तरह हाल ही में नवादा के पर्यटन स्थल ककलोत जलप्रपात के जीर्णोद्धार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ सिर्फ सम्राट चौधरी दिखे थे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को आमंत्रित तक नहीं किया गया था। बताते चले कि बिहार में इसी साल एनडीए की सरकार बनने के बाद से ये परंपरा रही है कि बड़े सरकारी आयोजनों में बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाया जाता रहा है और सरकारी विज्ञापनों में भी दोनों डिप्टी सीएम का नाम प्रकाशित होता रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बिहार में ये परंपरा लगातार टूटती दिख रही है, जो बिहार में किसी बड़ी बगावत के संकेत दे रहे हैं। महाराष्ट्र एनडीए में दरार बढ़ती नजर आ रही है। एनसीपी अजित गुट और शिंदे गुट की शिवसेना आमने सामने आ गई है। दोनों पार्टियों में सरकार की लड़की बहन योजना का क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। एक तरफ अजित गुट ने सतारा शहर के पवई नाका पर लगे लड़की बहन योजना के विज्ञापन वाले होर्डिंग से डिप्टी सीएम अजित पवार की तस्वीर गायब होने पर नाराजगी जताई है, तो दूसरी तरफ शिंदे गुट के नेता व राज्य में आबकारी मंत्री शंभूराज देसाई ने अजित पवार पर विज्ञापन से मुख्यमंत्री शब्द हटाने पर आपत्ति जताई है। दोनों दलों में जुबानी जंग छिड़ गई है। देसाई ने उप मुख्यमंत्री पवार पर मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना को हाईजैक करने का आरोप लगाया और निराशा भी जताई। उन्होंने कहा कि आखिर इन विज्ञापनों में मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं है, क्या इस पर दिक्कत नहीं होगी। इस पर एनसीपी प्रवक्ता उन्मेष पाटिल ने कहा कि पहले से ही योजना बना ली गई कि बजट के नाम पर भी शिंदे को ही प्रमोट किया जाएगा। हमने कोई आपत्ति नहीं जताई और अब अगर सुविधा के लिहाज से योजना के नाम को छोटा कर दिया गया तो हमारे सहयोगी इस पर आपत्ति क्यों जता रहे हैं। बता दें कि अजित पवार ने अपने भाषणों में इस योजना का जिक्र केवल लड़की बहन योजना नाम से किया। उन्होंने मुख्यमंत्री शब्द का जिक्र तक नहीं किया और अब शिंदे गुट ने भी कुछ ऐसा ही तरीका अपनाया है, जिसके बाद दोनों गुटों में बढ़ती दरार एनडीए में फूट की चर्चाओं को बल दे रही है कि क्या चुनाव से पहले बिखर जाएगा एनडीए। बिल में संशोधन के लिए जेपीसी की चौथी बैठक में भी महासंग्राम छिड़ गया और एक बार फिर ये बिल लटक गया। इस बार बैठक में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की टीम भी शामिल हुई। टीम ने अपना पक्ष रखते हुए पुराने स्मारक को संरक्षित रखने के लिए नए संशोधन बिल को जरूरी बताया, तो विपक्षी दलों के सांसदों ने उनकी तरफ से पेश किए गए आंकड़ों को ही गलत बता दिया। विपक्षी दलों के सांसदों ने ASI अधिकारियों पर जेपीसी को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी भी दे दी कि ऐसा करने के लिए उनके खिलाफ विशेषाधिकार का मामला बन जाएगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस के बीच गहमा गहमी इतनी बढ़ गई कि जेपीसी चेयरमैन और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल को बीच बचाव में उतरना पड़ा। तब जाकर सदस्य शांत हुए। विपक्षी सांसदों ने बिल लाए जाने के औचित्य पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर इसकी जरूरत ही क्या थी। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के सांसद नरेश महास्के ने कहा कि मीटिंग में विपक्ष सिर्फ विरोध कर रहा है। फकात फाउंडेशन की तरफ से बैठक में दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग ने कहा कि पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार की गतिविधियों से देश के मुसलमानों का भरोसा कमजोर हो गया है। नजीब जंग ने यह भी कहा कि किसी भी तरह वक्फ का ये बिल कहीं से आ गया तो मुसलमानों का भरोसा सिस्टम से और भी उठ जाएगा। मणिपुर काफी वक्त से हिंसा की चपेट में है। लगभग 1 साल पहले कुकी और मैतेई समुदाय के बीच शुरू हुई लड़ाई अब थमती नहीं दिखाई दे रही है। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। जिरीबाम में अलग अलग 2 घटनाओं में 5 लोगों की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक पहली घटना जिला हेडक्वार्टर से करीब 7 किलोमीटर दूर हुई। पहाड़ी उग्रवादियों ने एक घर में घुसकर बुजुर्ग को सोते समय गोली मार दी, तो दूसरी घटना इसके बाद हुई। इसमें कुकी और मैतेई समुदाय के बीच गोलीबारी हुई। इसमें 4 लोगों की जान चली गई। अब इस मामले में कांग्रेस ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर तंज कसा है।
कांग्रेस ने ट्वीट किया कि मणिपुर में 1 साल से ज्यादा समय से हिंसा जारी है। अब प्रदेश के जिरीबाम इलाके में फिर से हिंसा भड़क गई। इस घटना में 5 लोगों की जान चली गई। इम्फाल वेस्ट और ईस्ट में भीड़ ने मणिपुर राइफल्स हेडक्वार्टर पर हमला किया, जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं। राज्य में बीते 7 दिनों के भीतर हिंसा की 4 बड़ी घटनाएं हुई हैं। कांग्रेस ने आगे लिखा कि इससे पहले मणिपुर के एक बीजेपी विधायक ने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर कहा था कि मोदी सरकार यहां कुछ नहीं कर पा रही है। हालात इतने खराब हैं कि कल पूर्व मुख्यमंत्री मेरम्बम कोइरेंग के घर पर रॉकेट से हमला हुआ। इस घटना में एक बुजुर्ग की जान चली गई और 6 लोगों के घायल होने की खबर है। मणिपुर में लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी दुनिया में मस्त हैं।